ज्ञानदूत कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके जो प्रथम प्रश्न पत्र है अभिप्रेरणा, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन संगठन और संगठन की प्रक्रिया तथा संस्कृति से जुड़े हुए पहलुओं पर अध्ययन करता है। जब हम किसी संगठन में कार्य करते हैं तो वहाँ पर भौतिक संसाधनों के साथ मानवीय संसाधन का विकास और मानवीय संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रशासनिक व्यवहार के बहुत सारे पक्ष हैं जिसमें किसी संगठन में अभिप्रेरणा को हम केंद्रीय तत्व मान सकते हैं। अभिप्रेरणा शब्द का नाम लेते ही आप लोगों के सामने मोटिवेशन गुरु, मोटिवेशन का नाम लेते हुए मोटिवेशन गुरु जो आजकल है उनका एक अक्स आपके निगाह में उभरता होगा। लेकिन मोटिवेशन केवल एक कुछ घंटे की भाषण की कला नहीं है। ये एक मोटिवेशन की प्रक्रिया का एक भाग जरूर है, लेकिन हमारे लोक प्रशासन में जिस मोटिवेशन की हम बात करते हैं वो मोटिवेशन बहुत सारे पहलुओं को अपने में समाहित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट, आपके फंक्शंस का एक अच्छा ओरिएंटेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, इनोवेटिव आइडियाज़, इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियाज़, आपका विज़न, एटीट्यूड किसी संगठन में, किस दृष्टिकोण से संगठन में व्यक्ति कार्य कर रहा है, और एक समानुभूति का स्तर संगठन में कैसा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन में समाहित होती हैं। तो मोटिवेशन अपने आप में जब हम इसको एक शाब्दिक परिभाषा में बांधते हैं तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा का अभिप्राय है कि संगठन में कार्यरत जो व्यक्ति हैं उन्हें किन्हीं तत्वों, किन्हीं माध्यमों, किन्हीं आधारों पर इस प्रकार से अभिप्रेरित, इस प्रकार से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण उनमें भरा जाए कि वो निरंतरता से अपने कार्य में उत्साहपूर्वक लगे रहे। यानी कि मोटिवेशन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्साह और ऊर्जा का संचार करने का नाम है। आप इसमें देख रहे हैं कि मोटिवेशन लेटिव भाषा के शब्द मोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है आगे जाना या गतिशील होना। आप गतिशील कब होंगे? जब आप अपने स्थान से उठेंगे, तो उठ के चलेंगे, तब आप गतिशील माने जाएंगे। तो यानी कि निरंतरता से चलना, आगे बढ़ना मोटिवेशन का बिटवीन द लाइंस अर्थ है। यह प्रबंधकीय व्यवहार का प्रमुख तत्व है। यह द्विपक्षीय शक्ति समीकरण संतुलन का सिद्धांत भी है। इस रूप में यह मनोविज्ञान से गहरे संबद्ध है। इसका अर्थ ये है कि संगठन में दो पक्ष होते हैं, जो एक जो अभिप्रेरित कर रहा है और दूसरा जो अभिप्रेरित हो रहा है। तो इस रूप में दोनों को ही एक दूसरे के मनोविज्ञान को समझे बिना, एक दूसरे के प्रति गहरी समझ विकसित किए बिना मोटिवेशन अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह किसी संगठन में नियंत्रण की तकनीकों पर भी इसकी अंतर्निर्भरता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि आप केवल मौखिक वचनों से ही मोटिवेशन को एक सीमा तक नहीं प्रभावी बना सकते। इसके लिए और भी बहुत सारे पहलू जो होते हैं वो समाहित होते हैं। तो आपका जो प्रशासनिक व्यवहार के में जो इंसेंटिव्स की और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करते हैं, उन सब पर आधारित कुछ तकनीक, उसका कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम उनको किस रूप में दें। ऐसा नहीं हो कि हम किसी की मदद करें और उस व्यक्ति को ये लगे कि नहीं, ये तो मेरे पे मेरे को एहसान कर रहे हैं क्या, ऐसा भी कई बार होता है। तो वो चीज़ नहीं हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम किया जाए। तो अभिप्रेरणा की व्यापक स्पष्टता की नीति संगठन के सुसंचालन का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक पहले से ही
ये मैकेनिज़्म बना लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अभिप्रेरणा को किस रूप में संगठन में स्थापित करने वाले हैं। यानी कोई ये थोपी हुई चीज़ नहीं लगनी चाहिए, कोई आकस्मिक चीज़ नहीं लगनी चाहिए, कोई अनावश्यक रूप से ही किसी को आप अभिप्रेरित कर रहे हैं। ऑलरेडी व्यक्ति काम कर रहा है, फिर आप उसको समझा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमें क्यों ज्ञान दे रहे हैं, हम तो कर तो रहे हैं काम। तो ये स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए। पहले से ही एक मैकेनिज़्म हो कि आपको कार्य के लिए प्रेरित किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से आपको मोटिवेट करने का एक तरीका संगठन अपनाएगा। जैसे कि बड़े बड़े जो ये ग्रुप्स हैं, ताज ग्रुप है और होटल्स, अच्छे जो मैनेजमेंट वाले सेंटर हैं, उन सब में आप देखिए कि एक पूरा एक प्रकोष्ठ ही होता है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको डील करता है। तो ये बड़ा एक बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक पक्ष से जुड़ा हुआ, व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ तत्व हम अभिप्रेरणा को कह सकते हैं। इसका महत्व है कि लक्ष्यों की स्पष्टता हमें मिलती है जब हम मोटिवेट होते हैं। मानवीय संबंध के ढांचे का विकास होता है, क्योंकि मोटिवेट आप किसी व्यक्ति को तभी कर सकते हैं जब वो आप में आस्था रखता है, जब वो आपकी बात में भरोसा रखता है। तो मानवीय संबंध के ढांचे से का जो टर्म है वो टॉप टू बॉटम बेस्ट रिलेशंस के लिए काम में लिया जाता है। ये लक्ष्यों की प्राप्ति इससे होती है। ये समन्वय बनाए रखने हेतु बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन, क्योंकि इसमें टू वे जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहता है और नियंत्रण भी इसमें सुगम हो जाता है, क्योंकि आपके जहाँ जिन लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं वो आपके रेंज में आ जाते हैं, वो आप उनसे परिचित हो जाते हैं, उनकी मानसिकता से परिचित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बहुत क्लियरली ये बात समझ रहे हैं कि मोटिवेशन किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण जिस्ट है, आधार है, और हमें जो डील करना है संगठन में वो हमें मशीनरी हमारा माध्यम है, लेकिन हमें बेसिक डील किससे करना है, मनुष्यों से करना है। तो इसलिए उनको एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रखना, एक सकारात्मक ऊर्जा से अभिप्रेरित करना संगठन के लिए बहुत आवश्यक, संगठन के प्रबंधन के लिए, किसी अधिकारी के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये इसकी आवश्यकता भी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संगठन का महत्व क्या है और महत्व की जगह ये पूछा जाए कि इसकी क्या आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता है वही महत्व है। तो आप थोड़ा भाषा में परिवर्तन करके इसी आंसर को उसमें एलोब्रेट करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। देखिए, सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब उन विचारणाओं से होता है कि जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो एक प्रबुद्ध चिंतक होते हैं अपने शोध के आधार पर उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें दो तरह के अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं, तत्वाधारित अभिप्रेरणा है और प्रक्रिया आधारित अभिप्रेरणा है। तो जो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की जो मूल अवधारणा है वो होती है व्यक्ति के व्यवहार के तीन पक्षों से रिलेटेड होती है। एक होती है संबद्धता, एक होती है सक्षमता और एक होती है स्वायत्तता। ये मैंने आपको एडवर्ड डेसी का और रिचर्ड रयान का एक उदाहरण देते हुए बताया है कि इन्होंने ये कहा कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का व्यक्ति का जो एक आधार होता है, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन व्यक्ति में तब आता है जब वो तीन तत्वों को बेसिकली एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ये तीन तत्व कौन से हैं? ये तीन तत्व हैं संबद्धता, सक्षमता और स्वायत्तता। संबद्धता से मतलब होता है कि जिस संगठन को आप ग्रहण कर रहे हैं, जिस संगठन को में आप जा रहे हैं, कोई भी कार्मिक जा रहा है, वो उससे अपनी रिलेटेडनेस कितना रखता है, क्या थोड़े समय के लिए जा रहा है, क्या स्थायी जा रहा है, क्या उसका कोई इरादा ही नहीं था उस संगठन में आने का, लेकिन मजबूरी में वो संगठन ज्वाइन करना पड़ गया है। तो आपकी संबद्धता का लेवल क्या है। दूसरा, सक्षमता से मतलब होता है कि काम का आपका परफेक्शन कैसा है और उस परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए आपका ट्रेनिंग बेस कितना है, आपने कितना प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि आप ये काम कर लेंगे, एक ये कि आपने उस काम को किया हुआ है, तो वो आपकी सक्षमता व्यक्त करती है। स्वायत्तता से आपको किसी भी कार्मिक को काम करने में ऑटोनॉमी प्रदान करना, ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना। ये एडवर्ड डेसी कहते हैं कि जब ये तीनों चीज़ें किसी अधिकारी किसी कार्मिक में आती हैं
तो उसमें एक सेल्फ डिटर्मिनेशन आता है, यानी कि उसमें उस संगठन में काम करने का उसका एक मनोबल, एक उसका जो मानसिक स्तर है वो तैयार हो जाता है। और उस स्तर के तैयार होने के बाद आप किसी व्यक्ति को बहुत आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी एक मानसिकता तो ये हो कि इस संगठन से मैं संबद्ध हो चुका हूँ, यहाँ मुझे काम करना है, मुझे काम करना आता है, और फिर आप बेटरमेंट के लिए उस कार्मिक को प्रेरित किया जाए। तो ये बेसिक कंटेंट है किसी संगठन में अभिप्रेरणा का आधार तैयार करने के लिए। अब हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सिद्धांत से मतलब है कि इसमें 3 सिद्धांत जो मैंने आपसे बात की, कुछ कंटेंट बेस है और कुछ प्रक्रिया बेस है। तो कंटेंट बेस सिद्धांत है, ये आपके कोर्स में मैंने 4 दिए हैं, क्योंकि एक जो ERG वाली थ्योरी है वो संबद्ध है। 3 शुरू के ABC आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में आते हैं, जिसमें अब्राहम मास्लो का आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत, और मैकग्रेगर का XY का सिद्धांत, हर्जबर्ग की आरोग्यता का सिद्धांत, और एल्डरफेर का ERG का सिद्धांत। अभिप्रेरणा की प्रक्रियागत जो सिद्धांत है उसका फोकस होता है किसी व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारण पे होता है, और वो उसे कैसे प्राप्त करता है और उसे कैसे छोड़ देने का निश्चय करता है। यानी कि उस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है जिस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति मोटिवेट हुआ, और उस प्रक्रिया, मोटिवेशन की प्रक्रिया कब उसको अप्रभावित कर गई। तो ये एक सतत ध्यान रखने का, सतत जागरूकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें यानी कि कंटेंट में हम कुछ तत्व रखते हैं जिसके आधार पर कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जिसके आधार पर हम व्यक्ति को अभिप्रेरित कर पाते हैं, और प्रक्रिया में हम इन ट्यूनिंग चीज़ों को चेक करते रहते हैं। मोटिवेट तो वो हो ही रहे हैं, लेकिन हम उन बिंदुओं को भी चेक करते रहते हैं और उनको फोकस करते हैं जहाँ व्यक्ति अधिक से अधिक अभिप्रेरित होता है। तो इसमें ब्रूम की, स्किनर की और एडम की थ्योरी प्रक्रियागत अभिप्रेरणा थ्योरी में ली जाती है। अब्राहम मास्लो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इनका हायरार्की ऑफ नीड एक प्रसिद्ध मोटिवेशन का सिद्धांत माना जाता है। इसके और भी नाम हैं जो आप देख रहे हैं। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पदानुक्रमिति का क्या सिद्धांत है या मांग आपूर्ति का, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये कौन सा सिद्धांत आ गया। तो मैकग्रेगर की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी और ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मैकग्रेगर ने अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर ये कहा कि जब हमें किसी संगठन में कार्मिकों को, अधीनस्थों को मोटिवेट करना है, तो हमें उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके लेवल को समझना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मनुष्य को एक बायोलॉजिकल प्राणी से मानते हुए, और फिर उसके एक चिंतन का स्तर को, बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद व्यक्ति कैसे कैसे आगे उसके स्टेप बढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने एक क्रमशः उत्तरोत्तर विकास कैसे व्यक्ति के चिंतन का होता है, उस आधार के ऊपर उन्होंने अपनी इस हायरार्की ऑफ नीड को प्रस्तुत किया। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं मनुष्यों की में बताई हैं। एक शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मीकरण की आवश्यकता या आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। ये 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई। जो शारीरिक आवश्यकताएं जिनको कहते हैं वो बेसिक नीड्स हैं, व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। खाना है, पीना है, आवास है। वो कहते हैं कि जब ये लेवल पूरा होता है तो व्यक्ति में जो उसने गेन किया है, जैसे उसको कहीं छोटी मोटी नौकरी मिली, उस नौकरी की सुरक्षा की चिंता होती है। कहीं उसने अपने आवास की व्यवस्था की, वो आवास उसका बना रहे, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की उसकी बात होती है। 2 टाइम का भोजन कहीं से उपलब्ध हो रहा है, उसकी सुरक्षा की बात होती है। तो उसको सुरक्षात्मक नीड उसकी बढ़ जाती है। तो वो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, संगठन के द्वारा आश्वासन मिलना चाहिए। फिर संबद्धता की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति जब कहीं एक
एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर आ जाता है, एक वो उसका एक स्थायित्व आ जाता है कि उसको भोजन, आवास वगैरह, नौकरी सब मिल गया है, तो वो चाहता है कि उसकी कोई सर्किल बने। सर्किल इन द सेंस कुछ उसके सहयोगी बने, कुछ उसके फ्रेंड्स बने, तो वो संबद्धता की उसकी आवश्यकता होती है। और इस लेवल पर व्यक्ति एक सोशल एनिमल बन कर के और अपने में संतुष्टि महसूस करता है। समाज में वो आना जाना चाहता है, समाज के लोगों को बुलाना चाहता है, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं कि जब ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर व्यक्ति में अपने को समाज में प्रतिष्ठित करने की भावना उत्पन्न होती है कि अब मैं समाज में सब लोग मुझे जानने लगे, लेकिन कुछ ऐसा करूं जो मेरे को विशेष रूप में जाने। तो उसके में वो फिर कुछ रचनात्मक कार्य करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने में एफिशिएंसी पैदा करता है। फिर उन्होंने कहा जब ये सम्मान की आवश्यकताएं बहुत बढ़ एक लेवल तक पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति आत्मसंतुष्टि की ओर जाता है। जैसे आप लता मंगेशकर का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप हमारे बहुत सारे इतिहास में हैं कि जो राजा गौतम बुद्ध थे, या जो एक लेवल पर पहुंच गए, फिर उनको लगा कि हमें जीवन का सत्य जानना है, हमें मालूम करना है कि आखिर हमें करना क्या है। बहुत सारे प्रशासन में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो प्रशासन में आ गए लेकिन बेसिकली वो कलाकार हैं। तो एक लेवल पर सर्विस करने के बाद में उन्होंने छोड़ दिया, कोई रंगकर्मी बन गया, कोई पेंटर बन गया। तो उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति अंत में ये महसूस करता है ये सारे लेवल पास करने के बाद में कि मुझे जो करना है, जिसमें मेरे को संतुष्टि मिलती है, मैं वो करूँ। एक आर्टिस्ट कलर करे, एक डांसर नृत्य करे, ऐसी चीज़, ऐसा उनका मानना था। तो ये इस जो आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत है, ये काफ़ी सीमा तक संगठन में नीचे के स्तर पर तो काफ़ी लेवल पर सहयोगी सिद्ध हो सकता है। इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी की जाती हैं कि ज़रूरी नहीं है आवश्यकताएं इसी रूप में उत्पन्न हो। ये व्यक्ति के एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है कि वो क्या उसकी थिंकिंग कैसी बनती है। कई बार व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है तो वो अपनी बेसिक नीड्स को नहीं महत्व देता, वो अपने सम्मान को महत्व देता है। ऐसी चीज़ें इसमें कही जाती है। तो इसीलिए जो एडलेफर ने जो अपनी थ्योरी दी, वो उन्होंने कहा कंप्रेस कर दिया उन्होंने आवश्यकता के क्रमबद्धता के सिद्धांत को, और उन्होंने एग्जिस्टेंट, रिलेटेडनेस और ग्रोथ नीड्स, 3 तरह का की बेसिक नीड्स व्यक्ति की बताई। तो ये कुल मिला के ये है कि जो ये आवश्यकताएं हैं, ये मूलभूत आवश्यकता से लेके आत्मविकास की आवश्यकता तक आवश्यकताएं तो उत्पन्न होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मैनेजमेंट और अधिकारियों का एक दृष्टिबोध होता है कि वो किस तरह से उन आवश्यकताओं को चिन्हित करते हैं, कैसे उनको ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हैं और फिर किस तरह से अपने मोटिवेशन का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। इसी तरह से हर्टबर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य सिद्धांत या 2 फैक्टर थ्योरी उनकी महत्वपूर्ण है। ये भी हमारे अमेरिकी प्रबंध वैज्ञानिक थे और इनकी जो किताब है द मोटिवेशन इन वर्क, ये काफ़ी बहुत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने कहा कि जब हम किसी संगठन में मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमें 2 तत्वों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति कब संतुष्ट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से और कब तक संतुष्ट होता है। दूसरा ये कि एक व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो क्यों होता है और वो कब तक असंतुष्ट होगा। यानी कि आपको वो लेवल भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, और उन तत्वों को चिन्हित करना पड़ेगा जहाँ व्यक्ति असंतुष्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है किसी संगठन से, उसको अच्छा नहीं महसूस होता, वो पर्यावरणीय कारण ज़्यादा होते हैं, वो उसके आसपास के माहौल से संबंधित कारण ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति, जनरली सामान्य मानसिकता ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति असफल होता है तो वो बहुत सारी बातें कहता है, अरे ये मुझे टाइम ही नहीं मिला था, ये हमारा अफसर अच्छा नहीं था, इसने मुझे छुट्टियां ही नहीं दी, हमारे ऑफिस के टाइम ही ऐसे हैं, बिल्कुल हम तो मर ही जाते हैं, पूरा 1 मिनट का ही चैन नहीं लेने देते। कुछ भी काम अगर वो असफल होता है या हमको गाइडेंस ही नहीं ठीक से दिया गया तो व्यक्ति बाहर की तरफ देखता है। तो उन्होंने कहा इसको हम हाइजीन फैक्टर कह सकते हैं। हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है जिनसे हम, वो कारक जिनसे हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ का मतलब जब हम स्वस्थ हैं तो हम ठीक महसूस करते हैं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम ठीक महसूस नहीं करते। तो उन्होंने कहा अगर आरोग्य घटक नहीं है, किसी संगठन में नेगेटिविटी में जा रहे हैं तो आप अस्वस्थता महसूस करेंगे, असंतुष्टता महसूस किसी संगठन में करेंगे। ये घटक जो है ये नीति व प्रशासन के पर्यवेक्षण
आपका कैसा किया जाता है, आपने अच्छा काम किया लेकिन कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो व्यक्ति में असंतोष पैदा होता है। कार्यदशाएं कैसी हैं, संगठन में ठीक से पंखा चलता नहीं है, गर्मी हो रही है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी चीज़ें संगठन में जो है देखनी पड़ती है। इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें एक पूरी आपके ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को समाहित किया जाता है कि पॉजिटिविटी से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन गाइडेंस देता है या बायस्ड वहाँ का माहौल रहता है। तो ये सारे कुछ कारक हैं जिनको आरोग्य घटक कहा है हर्जबर्ग ने, और असंतुष्टि जो होती है वो प्राय इन्हीं कारकों पर निर्भर करती है। हर्जबर्ग कहते हैं कि अगर आपको किसी को अभिप्रेरित करना है तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि संतुष्टि के लेवल तक व्यक्ति को हमेशा रखें। अगर व्यक्ति संतुष्टि नहीं है तो आप उसको किसी पॉजिटिविटी की तरफ ले जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंडिकेटिंग थिंग होती हैं, इंडिकेटिंग कंटेंट होते हैं, जिसमें जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम अपना काम ही करता है, बहुत अच्छा करता है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए कि आप ये काम अच्छा करते हैं, आप ये उत्तरदायित्व भी निभाइए। तो वो उसका मोटिवेशन हो जाता है कि देखिए मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे मेरे मैनेजमेंट ने इतना काम या मेरे अफसर ने मुझे ये काम एक्स्ट्रा दिया। तो उपलब्धि आपको करने के अवसर प्रदान किए जाएं, मान्यता किसी कार्मिक को दी जाए, चुनौतीपूर्ण कार्य किए जाएं, उस पर भरोसा रखा जाए और बढ़ा हुआ उत्तरदायित्व जैसे कि मैंने चर्चा की आपसे दिया जाए, और समृद्धि और विकास के सारे पहलू एक कार्मिक को उपलब्ध करवाए जाएं। ये सारी चीज़ें अभिप्रेरणा के घटक होते हैं और इसके द्वारा मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन एक बात उन्होंने जोर देके कही, संतुष्टि का लेवल प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है और वो संतुष्टि का लेवल महसूस किया जाए मैनेजमेंट के द्वारा कि हाँ मेरे एम्प्लॉय संतुष्ट हैं और अब मैं इनको आगे की तरफ ले जा सकता हूँ। डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी जो है, ये भी प्रबंध के प्रोफेसर हैं और इनकी ये द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज किताब काफ़ी प्रसिद्ध है। ये थ्योरी जो है ये मनुष्य को आर्थिक मानव मान करके डेवलप की गई है और ये माना जाता है कि सामान्यतः व्यक्ति आलसी होता है। बेसिकली वो केवल उतना ही काम करना चाहता है जितना उसको उसका जीवन यापन होता रहे। तो हर्जबर्ग मैकग्रेगर का कहना था कि मैनेजमेंट ये क्लियरली जानता है कि जो संगठन में दो ही प्रकार के व्यक्ति आएंगे, एक वो जो ऊर्जावान होंगे और जो बेहतर ढंग से काम करना चाहेंगे, और एक वो जो आ जाएंगे क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है, लेकिन वो काम को बस ठीक है कर लिया या ना, जहाँ मौका पड़े वहाँ ना भी किया, इस मानसिकता से आएंगे। तो उन्होंने जो कार्य के प्रति रुचि रखने वाले लोग हैं उन्हें एक्स कैटेगरी में डाला और जो कार्य के प्रति रुचि रखने वाले हैं उन्हें वाई कैटेगरी में डाला। तो इस तरह से इन कैटेगरी वाइज होने की वजह से इसको एक्स और वाई थ्योरी कहा जाता है। ये मानवीय प्रकृति के बारे में पूर्व धारणाओं पर आधारित है। ये उन धारणाओं पर आधारित है जब ह्यूमन बिहेवियर और एक संवेदनशीलता का अभाव प्रबंधन में पाया जाता था। ये उस दौर में ये एक मोटा एक आकलन मानवीय प्रवृत्ति का करके ये मोटिवेशन थ्योरी को प्रचलित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। जो उन्होंने प्रोपाउंड किया वो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कंटेंट हैं जिनके आधार पर हम एक्स और वाई में डिफ्रेंशिएट करते हैं: प्रवृत्ति, निर्देशन, उत्तरदायित्व, अभिप्रेरणा और रचनात्मकता। तो आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि प्रवृत्ति में जो एक्स थ्योरी वाले हैं, नेगेटिव वाले हैं, वो उनको अरुचि होती है, काम से ऊब होती है, आ गए ढीले ढाले, हाँ कर देंगे, कर तो रहे हैं। और एक होते हैं जिनको काम दिया, हाँ सर मैंने कर दिया, जी सर मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ये अंतर होता है। एक निर्देशन में होता है, उनको एक बात को 10 बार करना पड़ता है, अरे करो भाई, अच्छा कर नहीं रहे हो, आपको कहा गया था, मतलब उनको कहना ही पड़ता है। और उनको एक बार कहा जाता है ये काम करना है, ये आपको काम करना है और ये काम हो गया, बस। इस तरह का व्यवहार अधिकारी और अधीनस्थ में होता है। उत्तरदायित्व से एक्स कैटेगरी के जो कार्मिक होते हैं वो बचते हैं। बहाना बनाबाजी बहुत ज़्यादा होती है, मैं बीमार हो गया, मेरी मम्मी बीमार हो गई, क्या करूँ, बसें नहीं मिली, ऐसा। और ये जो होते हैं ये बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं और जहाँ तक होता है बहुत आवश्यकता ना हो तब तक अपनी किसी
पर्सनल प्रॉब्लम को अपने उत्तरदायित्व निभाने में सामने नहीं ये लाते हैं। अभिप्रेरणा, इनको नेगेटिव अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित किया जाता है कि काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, काम नहीं किया तो आपका पेमेंट इसमें से एक दिन की तनख्वाह काट लेंगे, और उनको फिर भयभीत रखा जाता है। अच्छा, आपकी इसकी बेइज्जती पब्लिकली आपकी होगी अगर आपके काम नहीं किया तो ये चीज़ें इसमें नेगेटिविटी में आती हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हमारी प्रिंसिपल ने एक ब्लैक स्टार बनवा रखा था, और जो बच्चा सबसे शैतान होता था, बार बार जिसके नाक में दम टीचर के करता था, काम नहीं करता था बड़ा, तो वो उसको गले में डाल करके सैटरडे को, और उसके लिए वो ब्लैक स्टार सैटरडे होता था और उसको घुमाया जाता था। तो वो बड़ा भारी पनिशमेंट माना जाता था कि ये सबसे निकम्मा बच्चा स्कूल में है। तो ये अभिप्रेरणा रहती है, और इसमें आत्मविश्वास व्यक्ति में होता है तो आपका एक संतुष्टि का लेवल व्यक्ति का रहता है, और वो अपने आप काम करने को अभिप्रेरित होता है। इसी तरह से नेक्स्ट कंटेंट रचनात्मकता का है। तो रचनात्मकता में भी जो एक्स कैटेगरी के व्यक्ति हैं वो रचनात्मक बहुत कम होते हैं, या घिसी पिटी पुरानी चीज़ को ही अपना बता देंगे, हाँ जी हमने देखो ये किया, इसमें देखिए सर इसमें 4 सितारे बन रहे थे तो हमने 1 सितारा और जोड़ दिया, देखो ये हमारा क्रिएटिविटी हो गई। और वो जो होते हैं वो नए अपनी इनोवेटिव वे में अपना काम करके लाते हैं, कोई पुरानी चीज़ को भी ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो नई लगे। तो ये सारी चीज़ें वाई कैटेगरी के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको डगलस मैकग्रेगर और ये तीनों थ्योरी आपने देखी, जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, इनके सिद्धांतों को, कंटेंट को एक्सप्लेन करने से रिलेटेड आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को ये जो अपना जो चर्चा हुई है ये समझ आई होगी, और ये इसके क्वेश्चन आंसर आप जितने भी पेपर में आप देखेंगे इसी के इर्द गिर्द आएंगे। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। आप सभी को शुभकामनाएं।